नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। वहीं देश भर में 4 चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव के लिए अभी राजनीतिक दल अपनी अपनी उठापटक में लगे हुए हैं और 4 तारीख को नतीजों के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस वक्त देश की राजनीति में जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है वो इस बात को लेकर है कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जहां एक और केजरीवाल की टिप्पणी के बाद पीएम मोदी को लेकर भी इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन यही सवाल कई समय से इंडी गठबंधन से किया जा रहा है और अब इंडी गठबंधन के नेताओं को इस सवाल को लेकर जो जवाब सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वे इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शालिनी रामटेके, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर किरण बघेल, राजनीतिक विश्लेषक विनोद खेडोले और छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी। आप सभी का हमारे वीआईपी न्यूज चैनल में स्वागत है। वहीं मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष से जानना चाहूंगी किरण जी से कि किरण जी, लगातार पीएम के चेहरे को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने जो टिप्पणी की है उसके बाद लोग पीएम के फेस को लेकर भी कई तरह के सवाल कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो कोई बीजेपी के लिए प्रश्न ही नहीं है कि पीएम के चेहरे के लिए सिर्फ मात्र एक ही चेहरा है हमारे लिए, वो है मोदी जी। जी। आज भारत ही नहीं, विश्व मोदी जी को एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। सिर्फ पूरे भारत को एक उम्मीद भरी भरी नजर से देख रहा है। जी। अगर आज भारत का सम्मान विश्व पटल में किसी ने बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया भारत का, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। जी। और ऐतिहासिक अगर हम देखते हैं, 370 धारा हटाने की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, महिला में 33% रिजर्वेशन की बात करें, गरीबों को आवाज देने की बात करें, मुफ्त राशन की बात करें, उज्ज्वला गैस की योजना की बात करें, तमाम नए बड़े निर्णायक फैसले जो उन्होंने लिए हैं, जिससे भारत में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। जी। तो मुफ्त मुझे में लगता है आपने कि महंगाई भी दी है। देश को ग्लोबल आपने लीडर मुफ्त में महंगाई भी दी है। आज गिनी के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका पैर छूते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट उनका उनसे हाथ मिलाते हैं। हाँ। हाउडी मोदी वाला प्रोग्राम तो आप देख ही चुके थे। पूरे विश्व जी। में मोदी जी की भी है। पूरा विश्व कोविड काल की बात करें तो जिस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए मोदी जी ने सिर्फ भारत में ही वैक्सीन का निर्माण नहीं करवाया, बल्कि बाकी बाहर करवाया। तो कहीं न कहीं भारत की छवि पूरे विश्व पटल में उभरी है, गौरवशाली हुई है। जी। तो इसमें कोई दो चार की बात नहीं। आज पूरी जनता मोदी जी को भरोसा करती है। रामलला मंदिर के निर्माण की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि पूरी भारत और पूरे विश्व के लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हैं, मोदी जी की जी। लीडरशिप पे भरोसा करते हैं। जी। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई राहुल गांधी या किसी इंडी गठबंधन या अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो कोई भरोसा करता ही नहीं। जी। जी, वहीं अब मैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शालिनी जी से सवाल लेना चाहूंगी। जिस प्रकार बीजेपी के लोग पूरे दावे के साथ कहते हैं कि कोई सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी दूसरा उम्मीदवार बीजेपी में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आने वाले समय में पीएम का चेहरा रहेंगे। वहीं लेकिन अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन में फिलहाल इस तरह की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है और कोई दावा भी नहीं किया जाता कि यदि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो कौन प्रधानमंत्री चुना जाएगा? देखिए, ये आला-कमान का फैसला है। अब मैं जी। तो ये नहीं कह पाऊँगी कि कौन बनेगा, क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा है। हम तो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनसे क्या उनकी परेशानियों को जानना चाह रहे हैं, उनमें क्या कमियाँ हैं, उनके जनजीवन में क्या कमियाँ हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। अ, जी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह पाऊँगी कि हाँ, हमने इनको चुन लिया है। मैं वही बोलना चाह रही हूँ, जैसे विपक्ष ने एक सिर्फ़ एक चेहरा लड़ा है, चेहरे के भरोसे पे चुनाव लड़ा है कि मोदी जी ही हैं तो सर्वशक्तिमान, ऐसा हमने कोई किसी चेहरे को एक प्रतिबिंबित नहीं करके रखा है कि यही हमारा पीएम होगा और हम इसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो 70 चेहरा सालों में जो 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया है ना, वो शायद देश की जनता जानती है। एम्स से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, हर एक का भरोसा जनता जीती है और इस बार छत्तीसगढ़ में भी ये चीज़ देखने को मिला है कि यहाँ की जनता ने ना कांग्रेस का बहुत साथ दिया है। हम जी। चुनाव में प्रचार में भी गए हुए हैं
तो एक एक लोगों से जब मिलते थे तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। हम काम तब गिनाते हैं जब हम खुद करते हैं, हमको खुद को मालूम है हमने क्या काम किया। यही काम अगर जनता कहती है ना कि कांग्रेस ने हमारे लिए ये किया है, तो ये हमारे लिए सुकून का पल होता है। हमको जी जनता के बीच बताना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या किया है, उनको खुद को बताने दीजिए कि आपने क्या किया है उनके लिए। जी तो ये सुकून भरा पल होता है। जी शालिनी जी, वही मैं पूछना चाहूंगी कि बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं चल रही है, बल्कि इंडी गठबंधन में सभी कई पार्टियों के राजनीतिक नेता हैं। वहीं जब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें सवाल किया गया कि इंडी गठबंधन यदि सरकार में आती है तो इसका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इससे सपा अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव वो काफ़ी बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि हम आपको क्यों बताएं। क्या आपको नहीं लगता कि जो सपा अध्यक्ष का ये बयान था कि आपको क्यों बताएं, ये कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर जाता है? नहीं, वो उनके कहने का मतलब है, आप गेस करिए, क्योंकि सबके लिए मेरे ख्याल से जब गठबंधन की बातें होती हैं तो सारे लोग सिर्फ एक ही चेहरे की उम्मीद भरी नजर से देखते हैं। जी जी जब भी बात कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। जब भी बात टिकट की होती है तो कांग्रेस के पास सांसद नहीं है, विधायक नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों के बीच पहले से फाइनल नहीं है कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन होगा? बाद में अगर आपकी सरकार जीत जाती है तो आप लोग आपस में लड़के टूट जाएंगे और फिर इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। जैसे इस बार अलायंस में आप ममता बनर्जी को नहीं जोड़ पाए, इस बार अलायंस में आप नीतीश कुमार को नहीं ठहरा पाए, तो ये सब आपके जो है वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज को कम करता। हो सकता था कि नीतीश कुमार आपके लिए एक बड़े लोकसभा सीटें ला सकते थे, एक बड़ा वोट बैंक बटोर सकते थे बिहार में। पर यहाँ न होना नीतीश कुमार का आपके साथ कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वोट बैंक ममता बनर्जी का नहीं होना वोट बैंक की तरफ इशारा करता है कि ये वोट बैंक आपका छूटेगा? क्योंकि और बीजेपी यहाँ पर संगठन मतलब संगठन के तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत दिखती है। बीजेपी में कोई पीएम चेहरा नहीं सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़ के, पर आपके पास तेजस्वी यादव भी है, आपके पास अखिलेश यादव भी है, आपके पास अरविंद केजरीवाल भी है। ममता बनर्जी आएंगे तो बोलेंगे कि मैं पीएम के चेहरे हूँ, मैं पीएम की चेहरा रहूंगी। तो राहुल गांधी आपके पास पीएम के तौर पे। तो इतने सारे चेहरों के साथ आप जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए टिकट का चेहरा फाइनल नहीं है, चेहरा पहले से फाइनल। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में लगातार इस बात के कयास तो लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन गठबंधन के सभी नेता हैं जो बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं वो अभी इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यदि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की यदि बात की जाए तो जब अखिलेश यादव से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने जनता से ये कहा कि आप कयास लगाइए। वहीं ये कहना तो मुश्किल है जब इंडी गठबंधन के कई नेता ही प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, उनमें तय नहीं हो पाया है अभी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ऐसे में जनता कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और किसी के चेहरे को लेकर कयास लगा सकते हैं? वहीं अब मैं विनोद जी से जानना चाहूंगी कि अभी आपने दोनों पार्टियों के लोगों को सुना, तो इस पर आपकी क्या राय है? हेलो जी विनोद जी। हेलो जी विनोद जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी जी, जी, जी। मैं दोनों को सुन रहा था, बीजेपी प्रवक्ता को, कांग्रेस प्रवक्ता को भी। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप किसी वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और आपका कप्तान का नाम ऐलान नहीं है। ये तो हो गया। आप इतने बड़े इंडिया का चुनाव पे जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आज अखिलेश यादव को जब पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने आप को बचने की कोशिश की। मतलब ये होता है कि इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच का गेम कर रही है। मतलब ये कि अगर सत्ता में आई विनोद जी, तो उसके बाद आयु की सीमा के आधार पे क्या इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे देश के? और इस बार के जो प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, क्योंकि ये बात को कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार। तो क्या जिस तरीके से इन्होंने मुरली मनोहर जोशी को और जिस तरीके से अंसारी जी, अंसारी जी, आपको मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बीजेपी एक कैडर और एक संगठन पार्टी है। वो फैसला ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला तो वो फैसला ले लेगी। बीजेपी एक पूरा उनका एक बहुत बड़ा बेस है और वो बेस अपने वो पूरा इनका एक मीटिंग होता है।
और मीटिंग होने के बाद वो सर्वोच्च लेवल पे उनके सब चीज उनको पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बयान दे दिया तो आज उनको ये कर दिए। फाइनल है कि ऐसा नहीं बीजेपी के होता। चेहरे जो फाइनल है कि बीजेपी के चेहरे नरेंद्र मोदी है, फाइनल है। किरण जी मैं आपको हाँ, साफ तौर पे पूछ लेता हूँ। हाँ, नहीं, ये चीज मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी का एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार अगर आती है तो नरेंद्र मोदी ही चेहरा होगा, लेकिन कहीं ना फिर कहीं मुरली मनोहर अभी जोशी को क्यों हवाला दिया गया कि 75 साल के हो गए? फिर लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों इस बातों के आधार देखिए पे क्या होता है, देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी आने से एक होता है कि ना, मोदी जी आने के बाद आप स्टार्टअप इंडिया को देख लीजिए। आज स्टार्टअप इंडिया में करीबन कुछ नहीं तो 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया 2014 के पहले स्टार्टअप इंडिया को कोई जानता नहीं था। स्टार्टअप इंडिया करते हैं स्टार्टअप इंडिया यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जो मुझे अवेयरनेस आई है ये बोल सकते हैं, आप अवेयरनेस आई है ये बोल सकते हैं, पर स्टार्टअप इंडिया बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अब थोड़ा से बीजेपी वाले 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले मैं उस दिन भी मैम को सुना, मैम आते साथ 400 पार बीजेपी की लिस्ट आ गई है, 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 लिस्ट आ गई है मेरे पास, बीजेपी की लिस्ट आ रही है। 411 का दावा चल रहा है बीजेपी का। आप 400 की बात कर रहे हैं, मैं 411 गिना रहा हूँ आपको। नहीं, आपके पास 411 होगा, लेकिन एनालिसिस मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 400 की सीट आएगी। कहीं ना कहीं ये 400 का पेच फंस रहा है, लेकिन सरकार तो फिर बीजेपी की बनेगी। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश 80 में से 77, महाराष्ट्र 48 में से 41, बिहार 40 में से 38, आंध्र प्रदेश 25 में से 18, बंगाल 42 में से 25, तमिलनाडु 39 में से 5, मध्य प्रदेश 29 में से 28, कर्नाटक 28 में से 25। मैं थोड़ा सा नजर आपको घुमा लूं कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लिख रहे हैं, वो भी हमारा फिर साफ हो जाएगा। 11 में से 10 लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। मतलब ये लिस्ट है मेरे हाथ में जो है, ये मोबाइल में मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूं कि ये लिस्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ को लेकर के 11 में से 10 के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 411 सीटें के आसपास रहेगी। मतलब बीजेपी के ग्रुपों में लिस्ट जारी कर दिए गए हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि 400 के आसपास में देखिए एनालिसिस, आपका एनालिसिस देखिए, आपके पास लिस्ट है, नहीं बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अच्छी बात है बीजेपी की जाए, लेकिन अभी आपको एक चीज अंसारी जी मानना पड़ेगा, देश में अभी चुनाव नहीं खत्म हुए हैं। वोट किस करवट बदलेगा? 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, किस बात की बात कर रहे हैं? लगभग सीटों की बातें बची हुई है, 3 चरणों के चुनाव बचे, 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, और 4 चरणों के चुनाव में आप देख लीजिए किस तरीके से विनोद जी, वही मैं किरण जी से सवाल लेना चाहूंगी, आपके पास दोबारा आया जाएगा, आपको भी समय दिया जाएगा। किरण जी, मेरा सवाल ये है कि माना कि लोग प्रधानमंत्री की नीतियों से काफी प्रभावित हैं और कहीं कहीं मोदी मैजिक भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जो उम्र का हवाला देकर ये बात कही थी, लेकिन अब जब बात उन पर आ रही है और यदि ये लागू नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात से पलट रहे हैं? किरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज हम तक फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है किरण जी। वही मैं अब कांग्रेस प्रवक्ता शालिनी जी से सवाल करना चाहूंगी। शालिनी जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, माना इंडी गठबंधन अपनी न्याय और कई चीज़ों को लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक मुख्य चेहरे से चुनावों पर और जनता पर काफी प्रभाव पड़ता है? शालिनी जी, अपना चेहरा जी, मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी ने अपना एक चेहरा रख दिया था, मोदी जी, उनके अलावा और कोई चेहरा नहीं है उनके पास, है ना? आपके पास भी एक ही चेहरा राहुल गांधी जी। हाँ, हमारे पास भी एक ही चेहरा है। लोगों से अगर पूछा जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं एक गेस करने वाला जो बोलते हैं ना, तो आप गेस कर लीजिए, हमारे पास एक चेहरा है, राहुल गांधी। तो हम तो उन्हीं को ही देखना चाहते हैं, हम उन्हीं को ही देखना चाहते हैं पीएम के रूप में। बस ये जब आप ये लाइन बोलते हैं तो बहुत सारे सचिन पायलट, बड़े बड़े नेताओं में ये होता है कि हमारा
जो कैरियर है, जो एक राजनीतिक कैरियर अब कहा जा रहा है, वो कैरियर कहाँ है? क्या हम प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते गांधी परिवार में? गांधी परिवार में आप हमेशा देख लीजिए कि जिसके सरनेम के पीछे गांधी रहा, एक मनमोहन सिंह को छोड़ करके लगभग वही लोग प्रधानमंत्री बने। तो आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं के टूटने का एक बड़ा कारण हो सकता है? जैसे अब बीजेपी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कल अमित शाह बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, पर ऐसा आप बोल सकते हैं क्या कल भूपेश बघेल प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के? कह सकते हैं आप जब तक राहुल हाँ गांधी बिल्कुल, जिंदा है? हाँ मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि वो गांधी परिवार के भी करीबी रहे हैं और चहेते रहे हैं, और हर एक कार्यक्रम में उनको पूछा परखा जाता है, और सबसे पहले शायद पूछना उनसे और पीएम संपर्क बनना किए। दोनों में फर्क है और शालिनी मेरे जी। ख्याल से वो सबसे, कांग्रेस में भी सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठित चेहरा है, लोग जिनको भुला नहीं सकते शायद कई सालों तक, कई युगों तक, तो वो भूपेश बघेल हैं। क्यों नहीं बन सकते वो पीएम? बिल्कुल बन सकते हैं। और सरकार 5 साल मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ियावाद को लोग अभी भी भूले नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो अभय जी, आप जहां तक कह रहे हैं कि गांधी अच्छा, परिवार ही सर्वश्रेष्ठ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने हर एक कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। और अब कह रहे हैं सचिन पायलट क्यों नहीं बन सकते? सचिन पायलट भी बन सकते हैं, वो करे तो सही, वो सीएम आगे नहीं बना आए तो आपने, सही। अशोक गहलोत जी को सीएम बना शालिनी दिया। जी, मैं पूछना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की ही बात आ रही है तो सचिन पायलट ही क्यों? क्या आम आदमी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अरविंद प्रधानमंत्री नहीं केजरीवाल, बन सकते? बिल्कुल सही सवाल। एक अच्छा नेतृत्व है, दिल्ली से मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में कई नीतियां चलाकर उन्होंने दिल्ली की कई चीजों को नंबर 1 लाया है, और आईएएस रहे हैं, एक पल्लवी जी, अच्छे IAS विपक्ष रहे के हैं। एक अच्छे विपक्ष एक- के नाम एक पर वो IAS उभर कर आते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी नहीं हो सकते? आपका जो सवाल है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मेरे सबसे फेवरेट रहे हैं केजरीवाल जी, जो एक निष्पक्ष पाक साफ नेता का जो चेहरा होता है ना, जिनको धूमिल करने की पूरी पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो एक उभर के वो जो आए जब पब्लिक के सामने, जब पब्लिक ने उनको प्यार दिया, सराहा, जिस प्रकार के रोड शो में उनको एकदम से सराहा गया, प्यार दिया गया, और भीड़ एकजुट हो गई उनके लिए कि हमारे लिए सबसे पहले केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया। और जो उनके बात करने का तरीका है, स्पष्ट रूप से मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उनका जो बात करने का तरीका है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत लुभावना होता है। इतने साफ, जी दुलारे जी, पूछ लीजिए, इतने साफ नेता, इतने साफ छवि है, तो फिर बाकी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? बहुत सीमित सीटों पर चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं इन्हें? अभय जी, आप ये जो कह रहे हैं ना, इसी के ऊपर मैं एक सवाल पूछना। 370 जब इन्होंने हटाया था बीजेपी वालों ने, तो वहां पे बहुत चुनाव होते थे, है ना, लोकसभा के। अब 370 जब हट गया है, जवाब किरण जी देंगे। 370 हट गया है, तो फिर वहां पे अब चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी क्यों भाग रही है? बताइए किरण जी, आपके बताइए, सवाल शालिनी पर जी। मेरा सवाल है। शालिनी जी, वही अब मैं किरण जी से सवाल करना चाहूंगी। किरण जी, मैंने आपसे इससे पहले एक सवाल किया था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के बयान हैं कि 75 वर्ष के बाद कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो रिटायर्ड हो जाएगा, लेकिन यदि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रूल चेंज होते हैं तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात से पलट रहे हैं? देखिए, भाजपा अभी जैसे विनोद जी ने भी कहा, संगठन की पार्टी है और यहाँ पे कलेक्टिव निर्णय लिया जाता है। एक ये पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं जो एक परिवार तक सीमित रहती है। अगर बेटा अध्यक्ष बनता है तो माँ, जय शाह कौन है फिर किरण जी? अगर माँ जय शाह कौन है? बहुत, फिर जय शाह कौन है? परिवार हर जगह है, बीजेपी में भी है। आपने क्या इनको टिकट नहीं दिया, राजनाथ सिंह के लड़के को? ये परिवार, अगर एक पार्टी का अध्यक्ष बाप है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बेटा ही होगा। किरण जी, परिवारवाद तो दोनों में है। परिवारवाद तो बीजेपी में, परिवारवाद कांग्रेस में। आप एक चीज विनोद जी, बताइए ना, मैं आपके पास परिवारवाद भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी किरण जी। परिवार है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परिवारवाद से आप क्या समझते हैं। अगर किसी बेटे का, अगर वकील का बेटा वकालत करता है तो हम उसे गलत नहीं मानते। अगर किसी डॉक्टर के बेटा, राहुल गांधी की तो 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही है। लेकिन अगर कोई नेता के बेटे में काबिलियत होती है या उसकी बेटी में काबिलियत होती है तो जनता उसे स्वीकारेगी। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि जैसे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, पिता पहले अध्यक्ष था, उसके बाद उसका बेटा अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद उसकी पत्नी या उसका भाई रहेगा। तो ये वंशवाद या परिवारवाद इसे कहते हैं। अब अगर आप टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी के बाद उनका भतीजा रहेगा, या किसी अन्य दल की बात कर ले। अगर शरद परिवार की पार्टी की बात करें तो उनकी बेटी उत्तराधिकारी है।
तो ये है परिवारवाद कि पिता के बाद उसकी बेटी या बेटा ही इस पद पे आएगा, इसे हम परिवारवाद कहते हैं। जो हमारी भाजपा पार्टी में हो रहा है, तो किसी योग्य नेता का योग्य बेटा अगर चुनाव लड़ता है और जनता उसे स्वीकारती है, जनता के लिए कार्य करता है, तो उसे निश्चित रूप से दोबारा मौका मिलेगा। अगर नहीं तो जनता इसे अस्वीकार कर लेगी। परिवारवाद उसे कहेंगे कि इस सीट में या इस पद में उसका ही बेटा आएगा या उसकी पत्नी या उसका चाचा ही आएगा, हम इसे परिवारवाद कहते हैं। रही बात जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, तो हम किसी तरह से मोदी जी को उम्रदराज नहीं कह सकते। वो बिना छुट्टी लिए साल भर काम करते हैं, 5 बजे से सुबह उठकर शाम तक। युवा का जोश है उनमें, एक युवा की शक्ति है। और बात यहाँ आती क्रेडिबिलिटी की। अगर किसी प्रधानमंत्री विश्वसनीयता, he does not need अभय जी, he does not need, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके जो काम बोलता है, एक्शन ले रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, इतने निर्णायक निर्णय ले रहे हैं, उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है भाजपा का मीडिया विभाग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और मुझे लगता है ये वन मैन आर्मी शो नहीं, भूपेश बघेल जी की तरह नहीं, जो हर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हर मुद्दे को वो खुद ही अकेले टैकल करते थे। यही हाल हुआ, बुरा हाल हुआ कांग्रेस का कि ना इनकी फिर से सरकार आ पाई, ना इनके नेता कार्यकर्ता में सामंजस्य बिठा पाया। अभी शालिनी जी अरविंद केजरीवाल को बहुत प्रेस कर रही थी, तो हाल ही के चुनाव में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में आप और कांग्रेस इंडी गठबंधन में एक साथ हो गई है, जहां पे कांग्रेस के नेता पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल को कोसते थे सदन में, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। और मैं फिर एक बार यही कहूंगी कि बिना नेता नीति नियत के मुद्दा विहीन विपक्ष, जैसे कि बिना दूल्हे का बारात, तो मुझे लगता है यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात आती है। और सबसे ज्यादा विश्वसनीयता किसी ने अर्जित की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर आप कोविड काल की बात करें, याद दिलाऊं तो मैं, अगर वो बोलते थे कि कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली या घंटी बजनी है, तो भारत खड़ा हो जाता। जी शालिनी जी, वही किरण जी ने जिस तरह इंडी गठबंधन को बिना दूल्हे की बारात कहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये इनकी बातें ना निराधार है, मैं कुछ बोल नहीं सकती इनकी बातों पे। ये क्या बोलती है इनको खुद को नहीं पता है। और ये जो कह रही है ना बिना दूल्हे की बारात, तो ये इनका ये हो गया है कि बारात पहले से तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन कौन है इनको खुद को नहीं पता है कि दुल्हन कौन है। मैं तो यही कहूंगी, पहले आप दुल्हन खोज लीजिए, उसके बाद आप बारात निकालना, उसके बाद आप दूल्हे का मेकअप कर लेना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले दुल्हन तो तैयार होने दीजिए किरण जी, फिर आप बारात निकालना, क्योंकि अभी चौथे चरण का चुनाव बाकी है। जिस प्रकार अब बारात सजा के रिजल्ट लेके तैयार है ना, सारा मोहल्ला तैयार हो गया है, मिठाई बांटने के लिए, खाने के लिए, भंडारे पे पहुंच गए हैं, पंडाल पे पहुंच गए हैं, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, आप ध्यान रखिएगा, उस पर ध्यान दे दीजिए, बारात निकालने की तैयारी मत कीजिए अभी। जी, वहीं पर मैं इस पर विनोद जी से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। विनोद जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी विनोद जी। मैं तो सबसे पहले शालिनी जी के पास आऊंगा। शालिनी जी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाला क्या प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? जो आदमी अरविंद केजरीवाल का आप देख लीजिए, जो आदमी अन्ना हजारे को सीढ़ी बना के बीजेपी आपकी पार्टी में अन्ना हजारे को, जिसने अन्ना हजारे को कंधे पे चढ़ के आज वो दिल्ली का सीएम है। अरविंद केजरीवाल को जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास, कौन जानते थे विनोद? नहीं, देखिए पहली बात, मेरी बात आप पहली आप नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन मत कीजिए। आप नरेंद्र मोदी का, मैं दोनों पे, नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन मत कीजिए। नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड क्लास लीडर है। अरविंद केजरीवाल की आप बात की, अरविंद केजरीवाल, पहली बात, अरविंद केजरीवाल किसके कंधे पे रखे? अन्ना हजारे को रख के उन्होंने किया, बहुत सारा चीज किया। उसके बाद धीरे धीरे क्या, दिल्ली में अभी है, दिल्ली में सीएम बनते बनते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है। अगर इतना ही रहता तो आज वो जेल में नहीं रहते। पहली बात, आज वो भी जेल से छूट के अपने प्रचार कर रहे हैं। और आपने क्या बोला कि गांधी परिवार के भूपेश, गांधी परिवार के भूपेश बघेल बहुत विश्वसनीय, विश्वसनीय, मतलब ये चीज हुआ कि जो गांधी परिवार के विश्वसनीय रहेगा वही आगे बढ़ेगा। आपका कहने का मतलब ये है।
कि अंसारी की बोल रही कि भूपेश बघेल उनके हर एक विनोद जी, कार्यकर्ता उनके करीबी जी, है, मैं भी करीबी बीजेपी हूँ, में भाई, मैं हम भी दुलारे करीबी जी हूँ, के पास मैं जाना बन जाऊँ चाहेंगे। प्रधानमंत्री। किरण जी, नहीं आपका सॉरी शालिनी जी, विनोद 2 जी, मिनट हम दुलारे जी के पास जाना चाहेंगे। जी दुलारे जी। विनोद जी, बीजेपी में भी यही हाल है। करीबियों को टिकट बांटी जाती है, करीबियों को पद दिया जाता है। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में कितने कार्यकर्ता नाराज हैं बीजेपी से? आपने नहीं देखा नहीं इतनी देखिए, नाराजगी थी कि ऊपर तक कंप्लेन गई। तो हर किसी के ऊपर शिवरतन शर्मा को क्यों ला गया विधायकों के ऊपर? मुझे बताइए आप क्यों हर मंगलवार को समस्या सुनिए विनोद जी, सुनिए मेरी बात। समस्या सुनने का तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही पार्टियों में कार्यकर्ताओं की वो जो रवैया है, वो रवैये को लेकर के दोनों ही पार्टी नाराज है और इसी की वजह से भूपेश बघेल ने सरकार खोई है। और अगर इस बार कम सीट आती है छत्तीसगढ़ में, मैं बता दूं, क्योंकि आशंका लग रही है कि वो हो सकता है भूपेश बघेल सीट जीत सकते हैं, कवासी लखमा जीत सकते हैं, देवेंद्र यादव जीत सकते हैं और शिव डहरिया, ये 4 लोगों के कयास लगाओ। कोरबा की सीट भी थोड़ी सी फंसी हुई लगती है मुझे। तो ये 5 सीटों के आसपास अगर बीजेपी कांग्रेस के टकराव हुए और 9 सीटों के नीचे बीजेपी अगर आ गई 8-7 पर, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के बड़े बड़े नेताओं की खैर होगी करके, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव बहुत मायने रखता है और बीजेपी हम हमेशा बहुत दम लगा करके चुनाव लड़ती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप बोल रहे हैं तो शिवरतन शर्मा की भी चर्चा करनी होगी, जब आप भूपेश बघेल की बात करते हैं तो आपको विष्णुदेव साय की भी बात करनी होगी और इसके बाद आपको इनकी भी बात करनी पड़ेगी, अरुण साहू की भी, जो सीएम के उम्मीदवार थे उनको न बना करके, और इसकी भी बात करनी होगी कि लोकसभा सांसद को विधानसभा में उतारना। मतलब ये बताता है कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ती है और बीजेपी का चुनाव लड़ने का एक अलग पैटर्न होता है देश में। तो उस पैटर्न पे अगर इस बार हार का सामना करना पड़ता है कुछ सीटों को लेकर के, तो मैं बता दूं कि नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं की खैर नहीं होगी इस बार। जी, अभी तो आपके पास अभी तो आपके पास 11 सीट का 10 सीट का था, अभी तो आप 3 सीट और कम कर दे रहे हैं। अभी तो आपके पास 11 सीट का आ गया था ना, आपके पास लिस्ट आया था ना 11 सीट का। तो 11 में से बीजेपी बोल रही है 10 सीटें हम जीतेंगे। विनोद जी, बीजेपी तो 11 से 11 कह रही है, तो क्या हम मान ले कि 11 की 11 सीटें उनको मिल जाएंगी? मतलब कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, एनालिसिस दोनों तरफ से होता है, ना कि एक तरफा होता है। जी, फिलहाल तो चुनाव का वक्त है और सभी राजनीतिक पार्टियां ही दावे करेंगी कि हम इतनी सीट्स पर जीत रहे हैं। फिलहाल समय के अभाव के चलते मैं सबकी अंतिम प्रक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं शालिनी जी से उनकी अंतिम प्रक्रिया लेना चाहूंगी। आज की जो मुद्दा है उसको लेकर आप कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। जी, जैसा कि कहा गया है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा है। हमारे लिए राहुल गांधी था, हमने उनके लिए लड़ा है, हमने प्रचार किया है, जनता के हित के लिए प्रचार किया है, रोजगार को लेके प्रचार किया था, बेरोजगारी शिक्षा के मुद्दे को उठाया था हमने। दुलारे जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, अभी शालिनी जी को बात पूरी करने दीजिए। जी शालिनी जी। अब महिलाओं के मुद्दे को उठाया था, जैसे कि कांग्रेस का एक है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम हर एक घर से एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। तो वो हमारा एक कहना चाहिए, ये हमारा एक घोषणा पत्र है या फिर वचन पत्र, ये कह सकते हैं। तो हमारे लिए पीएम का चेहरा एकदम स्पष्ट है। और लोग जो कह रहे हैं ना कि इनके पास बारात तैयार है, दूल्हा नहीं है, तो ये सब हवा हवाई वाली बातें हैं। हमने किसी एक चेहरे को लेके रखा है, जरूर हमारे मन में सिर्फ एक ही है कि राहुल गांधी जी आएंगे और आएंगे, वही आएंगे। जी, वही अब मैं विनोद जी से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। विनोद जी। किरण जी पल्लवी किरण जी से पहले ले लीजिए। जी दुलारे जी, आप उनसे भी ली जाएगी, पहले विनोद जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, किरण जी ने बोला कि राहुल गांधी आएंगे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि राहुल गांधी आए, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी बोल रहे हैं कि अगर सरकार आती तो 1 लाख रुपया। मैम जी, सरकार आएगी मैम, 1 लाख रुपया बजट कितना होता है आपको पता है? देश का जितना बजट है उतना बजट तो आप बांटेंगे, आपके पास क्या बैकअप है? जी, आप लोग 1 लाख रुपया देंगे, बोले किस बेस पे 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं आप लोग? 8,333 रुपए महीना, मतलब साल का 1 लाख रुपया, मतलब देश में कितनी महिलाएं हैं, कितनी करोड़ों रुपया, मतलब आप कहां से बांटेंगे? आपके पास क्या बैकअप प्लान है? और मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि सरकार चाहे कैसी भी हो, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, लेकिन सरकार, मैं कभी भी पूरा चुनाव रैली देख रहा हूँ, पूरा चुनाव में कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, मेरे को कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके कोई बात नहीं हो रही है
और इनके नीति में चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, शिक्षा को लेके कोई बात नहीं होता है। विनोद जी, आप ये एजुकेशन कैसी बातें कर रहे हैं? आपने एनालिसिस नहीं किया है मेरे ख्याल से। कांग्रेस के सबसे घोषणा पत्र में, वचन पत्र में सबसे पहले शिक्षा का ही जी शालिनी जी, फिलहाल समय का अभाव है, आपको क्या- इसलिए हमें उनकी प्रतिक्रिया लेने दीजिए। देखिए एनालिसिस मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे मेन चीज है देश में, चाहे बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, जी फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर जी। दीजिए। अगर सरकार को, अगर आप एक ही चीज दीजिए, सरकार है, भारत की पब्लिक एक ही चाहती है, उनको शिक्षा फ्री में मिले, स्वास्थ्य फ्री में मिले। ये दो चीज अगर कोई भी सरकार आए, मेरा कहने का मतलब है दोनों से, चाहे बीजेपी और कांग्रेस से, जी। मेरा दोनों का है, फ्री की रेवड़ी दोनों बांटना बंद कर दीजिए, जी। क्योंकि फ्री की रेवड़ी खा खा के लोगों को बहुत गंदी जी। आदत हो रही है। तो जी। इसलिए दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप एजुकेशन में काम कीजिए और आप स्वास्थ्य में काम जी कीजिए। विनोद अगर जी, आप ये वहीं दो अब चीज दे हम दिए, आप देश को ऐसे स्ट्रांग बना देंगे। जी विनोद जी, वहीं हम दुलारे जी के पास जाना चाहेंगे। दुलारे जी, कम शब्दों में अपनी अंतिम प्रक्रिया व्यक्त करें। देखिए, दोनों ही पार्टियों के पास मुझे लगता है कि जनता को रिझाने के लिए जो मुद्दे इस बार कम है, इसलिए दोनों ही पार्टियां इस बार मुस्लिम लीग की बात कर रही है, वो बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, मुसलमानों की और हिंदुओं की। देखना तो 4 जून को साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। खैर, इस बार का चुनाव और भी रोचक होते जा रहा है। चुनाव थोड़ा सा याद दिलाता है 2004 के शाइनिंग इंडिया का चुनाव। जी शाइनिंग इंडिया का कैंपेन बड़ा था, दायरा बड़ा था और जीत भी बड़ी थी, पर उनको सत्ता से थोड़ा सा दूर रहना पड़ गया बीजेपी को। तो इस बार बीजेपी सत्ता के पास रहेंगे या विपक्ष में कांग्रेस मजबूत रहेगी या फिर विपक्ष में बीजेपी बैठेगी, सत्ता में कांग्रेस बैठेगी, 4 जून को फिलहाल फाइनल होगा। पर अभी जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने दमखम लगा दिया, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उतना दमखम लगा रही है। और कांग्रेस बता जी देगी रायबरेली से राहुल गांधी कितने मतों से जीतेंगे और मुझे वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने मतों से जीतेंगे, ये दोनों लोग साफ कर दें कि जी मतों से कितने जीतेंगे। साफ पूरी जी कहानी साफ हो जाएगी। जी, आप सभी मेहमानों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज हमने देखा कि किस तरह सभी पार्टियां दावा कर रही हैं। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव जीतने के बाद यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो उनका चेहरा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं इंडी गठबंधन के लोगों का कहना है कि इंडी गठबंधन केवल जनता के हितों के लिए लड़ा है और यदि इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनके मतों के हिसाब से ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि 4 जून को नतीजे साफ होने के बाद किसकी सरकार आती है और सरकार में कौन प्रधानमंत्री चुना जाता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।